अभी हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने नीट का डीजे। बच्चों, we are dealing with different chapters of biology, and from last week we are doing physiology, and this animal physiology and plant physiology, these are very important part for NEET exam. Very important announcement I am going to make, that from tomorrow all these live classes whatever you are getting so far, you have to pay for that. They are going to be paid. ये आपके लिए अब पैसा खर्च करने वाले होने जा रही हैं। अभी तक आप इनका फायदा फ्री में उठा रहे थे, लेकिन अब इन्हें आप केवल पेड व्यू वर्जन्स में ही देख पाएंगे। यू हैव टू पे फॉर दैट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। फ्रॉम टुमारो all the lectures of physics, chemistry and bio, these are at your payment. आपको पे करना होगा और उसके बाद ही आप इनका फायदा उठा सकते हैं। कल हमने प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। इसके हाफ पोर्शन को, यानी कि हमने ऑक्सिन्स तक इसके बेसिस को समझ लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस द लेटर पोर्शन, so let's start that. नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट हार्मोन इज जिब्रेलिन्स। दैट इज सेकेंड काइंड ऑफ प्रोमोटिंग पीजीआर। एक हम कल पढ़ चुके हैं ऑक्सिन्स। There are more than 100 gibberellins reported from widely different organisms, especially fungi and higher plants. ठीक है, तो यहां पर मेन क्या है? फंजाई एंड हायर प्लांट्स, मोर देन 100 जिब्रेलिन्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इनको जैसे जैसे ये मिलते गए उसके बेसिस पर इनके नाम GA1, GA2, GA3 इस तरीके से रखते चले गए। जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर रिसर्च हुई है, दैट इज GA3, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डिस्कवरी मो उसके यूजेस सबसे ज्यादा फाइंड आउट किए गए। सारे के सारे जीए एसिडिक हैं, ऑल आर। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जैसे जैसे मिलते गए उसके बेसिस पर नाम लिखते गए। ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी डिस्कवरी के उसके ऊपर ही है। दे प्रोड्यूस ए वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। अब सबसे पहला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए ग्रेप्स के अंदर, ग्रेप्स के स्टॉक्स, उनकी डंठल जितनी आपका अलग अलग वेरिएंट लेंथ की होगी उतना ही गुच्छा बड़ा बन जाएगा और उसके मार्केट में वैल्यू उतनी ही बेहतर बन जाएगी। तो यही चीज ये कह रहे हैं कि दे प्रोड्यूस, ये रहा, देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सेस इज यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स। ठीक है, तो ये पहला। दूसरा, जिब्रेलिन्स कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इंप्रूव इट्स शेप। ये फिर उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ा देगा। नेक्स्ट, दे आल्सो डिले सेनेसेंस, बूढ़ा होना
डिले करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे तरीके से इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट, thus fruits can be left on tree longer so as to extend the market period। तो इसका ये फायदा हो गया। GA3 is used to speed up malting process in brewing industry। माल्टिंग प्रोसेस यानी कि जो उसका फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है उसको ये इंक्रीज करता है, ठीक है, एनहांस करता है, फास्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स एज शुगर इन स्टेम्स, ठीक है। तो अगर आप स्प्रे कर देंगे शुगर केन क्रॉप पर जिब्रेलिंस का तो गन्ने की लंबाई बढ़ जाएगी, और देखा गया है कि पर एकड़ जो आपका उत्पादन है वो 20 टन तक बढ़ जाता है। तो ये पूरा का पूरा शुगर केन के लिए इंपॉर्टेंस हो गई इसकी, ठीक है जी। इसी तरीके से आप देखें तो नेक्स्ट इज स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स, यंग कॉनिफर्स के ऊपर अगर इसका छिड़काव कर दिया जाए, स्प्रे कर दिया जाए, तो ये उनका मैच्योरिटी पीरियड बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सीड फॉर्मेशन अर्ली हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, जिब्रेलिंस आल्सो प्रोमोट्स बोल्टिंग, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल्टिंग का मतलब होता है फ्लावरिंग से पहले इंटरनॉड इलोंगेशन, ठीक है। अब जिसकी वजह से क्या होगा, बीट, कैबेज और इनमें रोजेटी हैबिट डेवलप हो जाएगी, यानी कि अब जितने ज्यादा, रोजेटी हैबिट का मतलब क्या होता है, गुच्छे, एक ही नोड पर बहुत सारा, अब भाई सब में इनमें अलग अलग पत्तियां एक साथ लगी हुई होती हैं, अब जितनी रोजेटी लीफ होगी उतना ही वो वेजिटेबल बढ़िया होगा और उसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। क्लियर। तो बोल्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिले सेनेसेंस वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, शुगर केन वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आ चुके हैं नीट के अंदर किसी पेन में। बेटा वो तो वीड्स हैं, अपने आप उग जाते हैं, वहां तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, दोज आर वीड्स। नेक्स्ट, साइटोकाइनिन्स। अब साइटोकाइनिन्स में क्या है इंपॉर्टेंट, साइटोकाइनिन्स एक तो काइनेटिन के नाम से डिस्कवर हुए थे ये, जो कि एक मॉडिफाइड फॉर्म है प्यूरिन की, एडिनिन प्यूरिन की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है। अब देखिए दूसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कि ये सबसे पहले निकाले कैसे गए। देखो, ऑटोक्लेव्ड ये टेक्निक का नाम है, ठीक है। हरिंग ये फिश का नाम है। तो हरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए से ऑटोक्लेव टेक्निक के थ्रू ये सबसे पहले फाइंड आउट किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो दिमाग में रखना है आपको, इतना ही, इससे ज्यादा डिटेल कुछ नहीं आने की, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि ऑटोक्लेव टेक्निक यूज की, हरिंग नाम की फिश के स्पर्म के डीएनए से ये सबसे पहले निकाला गया। तो ये नीट फेवरेट हो जाता है आपका। अब ये फिर दूसरा नीट फेवरेट पॉइंट क्या हो गया, काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स, दैट इज अनदर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंसेस विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज, तो उससे हमें जियाटिन जैसे चीजें मिली, जैसे कॉर्न कर्नेल भुट्टे से, कोकोनट मिल्क से, ठीक है जी। सिंस डिस्कवरी ऑफ जियाटिन सेवरल नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स और सम सिंथेटिक कंपाउंड्स विद सेल डिवीजन प्रोमोटिंग एक्टिविटीज और भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज नेचुरल साइटोकाइनिन्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां मिलेंगे आपको, लोकेशन क्या हो गई इसकी, जहां पर भी रैपिड सेल डिवीजन होगा, ठीक है। लोकेशन क्या हो गई, जहां भी रैपिड सेल डिवीजन होगा, जैसे रूट एपाइसिस में, डेवलपिंग शूट बड्स में, आपका यंग फ्रूट्स में, ठीक है। काइनेटिन, साइटोकाइनिन प्रोमोटिंग एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। काइनेटिन नेचुरली नहीं मिलता, लेकिन साइटोकाइनिन जैसी एक्टिविटी रखने वाले केमिकल्स वो मिलते हैं, कहां पर, आपका
रूट एपाइसिस में, डेवलपिंग शूट बड्स में और यंग फ्रूट्स में। इट आल्सो हेल्प न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग एक्टिविटीज हैं। ज्यादातर दिमाग में क्या रहता है कि जी सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के अलावा भी ये न्यू लीव्स बनाने में, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट बनाने में, लेटरल शूट ग्रोथ करने में और एडवेंटिशियस शूट रूट का फॉर्मेशन करने में। नेक्स्ट फिर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, साइटोकाइनिन ओवरकम। अब ये यहां पर हो गया एंटागोनेस्टिक टू ऑक्सिन, और यही क्वेश्चन सुपर हिट हो जाते हैं नीट के लिए। अच्छे तरीके से मार्क कर लीजिए। एंटागोनेस्टिक मतलब अपोजिट इन फंक्शन, जहां ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कर रहा है, ये उससे बाहर निकलने का रास्ता दे रहा है। ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए जी कि दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। अब क्या होता है, जहां पर भी बूढ़ी पत्तियां हैं, कोई भी बूढ़ा पार्ट है, वहां से ये यंग पार्ट को न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर करवा देगा। ठीक है, मोबिलाइज करवा देगा। अब ऑटोमेटिकली जब उसके पास कुछ होगा ही नहीं तो प्लांट उसको डिले क्यों करेगा? जी, ये सिनर्जिस्टिक हो गया। आप दूसरा पॉइंट नोट करिए, क्योंकि ऑक्सिन भी डिले कर रहा है सेनेसेंस को, और जिब्रेलिन भी डिले कर रहा है, और साइटोकाइनिन भी डिले कर रहा है। तो ये सिनर्जिस्टिक कहलाएगा। दैट इज सिनर्जिस्टिक। भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और वो ये आएंगे। तो सिनर्जिस्टिक हो गया साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन्स, और एंटागोनेस्टिक हो गए आपके ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। ठीक है जी, नोट कर लिए। नेक्स्ट देखिए जी, अब इथाइलिन। और इथाइलिन इज ओनली गैसियस पीजीआर। इथाइलिन इज ओनली गैसियस पीजीआर। देखिए जी, अब इसका मेन काम है, लार्ज कहां बनता है, टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, जो टिश्यू जिनमें सेनेसेंस हो रहा है और जहां राइपनिंग हो रही है वहां पर बनेगा ये। तो इसकी लोकेशन साइट्स हो गई हैं, जहां पर राइपनिंग हो रही है और जहां पर सेनेसेंस हो रहा है वहां मिलेगा ये हमें बनता हुआ। अब इन्फ्लुएंसेस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट्स, जैसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, सेकंड स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स। बड़े इंपॉर्टेंट है तीनों ये। ठीक है, ठीक है। ज्यादातर दिमाग में क्या होता है, राइपनिंग, जैसे साइटोकाइनिन के लिए कि जी साइटोकाइनेसिस ही करता है बस, केवल मतलब डिवीजन, और भी एक्टिविटीज हैं। तो ये एक्टिविटीज बिल्कुल फीड कर लें दिमाग में आप, नीट फेवरेट हो जाती हैं ये। नेक्स्ट, अब ये कैसे सेनेस, और ये देखिए इथाइलिन प्रोमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर्स। तो ये क्या हो गया, एंटागोनेस्टिक हो गया जिब्रेलिन्स का और साइटोकाइनिन्स का, सिनर्जिस्टिक हो गया ऑक्सिन का। करो नोट, यही भुनाने वाले हैं मामला, यही आएंगे क्वेश्चन बन के जिसमें आपके पूरे मार्क्स आएंगे। सो दैट इज अगेन नीट फेवरेट, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सेनेसेंस और एब्सिशन के मामले में ये ऑक्सीजन का तो भाई बंद हो गया, ऑक्सिन का सिनर्जिस्टिक, और साइटोकाइनिन्स और जिब्रेलिन्स का एंटागोनेस्टिक हो गया। अब यहां नेक्स्ट देखिए कि ये किस तरीके से राइपनिंग वाला काम करता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी नीट के लिए। देखिए जी, इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। इट एनहांसेस अ रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। तो जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशन राइज होने की वजह से फ्रूट का राइपनिंग फास्ट हो जाता है, उसका पकना फास्ट हो जाता है,
और रेस्पिरेशन रेट के फास्ट होने को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। ठीक है, सारे पॉइंट्स नोट कर लिए। नेक्स्ट देखिए जी, अब इथाइलिन ब्रेक सीड्स एंड bud dormancy, initiate germination in peanut seeds, sprouting of potato tubers। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए फिर बड़ा इंपॉर्टेंट, इथाइलिन प्रोमोट्स रैपिड इंटरनोड पिटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। देखो, अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम गेहूं इसकी राइस की बुआई करते हैं, उसको बोते हैं, तब उस टाइम पर वो डूबे हुए रहने चाहिए। लेकिन जब उनका वो इनिशियल जर्मिनेशन पीरियड खत्म हो गया, तब वो डूबे हुए नहीं रहने चाहिए, तब वो पानी से बाहर आ जाने चाहिए। तो उस टाइम पर यही मदद करता है उन्हें पानी से बाहर आने के लिए। देखो, इथाइलिन प्रोमोट्स रैपिड इंटरनोड और पिटियोल elongation in deep water rice plants. It helps leaves upper parts of the shoot to remain above water. अगर ऐसा नहीं हुआ तो फसल मर जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब तक जर्मिनेशन हो रहा है तब तक तो पौध डूबी हुई होनी चाहिए, वो प्लांटलेट्स डूबे हुए होने चाहिए। जैसे ही जर्मिनेशन हो गया, दे मस्ट बी अबव वाटर। तो उनको अबव वाटर बनाने के लिए क्या किया जाता है? ये इथाइलिन रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन करता है, पिटियोल इलोंगेशन करता है, ताकि वो लीव्स और अपर पार्ट शूट्स के पानी से ऊपर रहे। सो दैट इज नीट फेवरेट। हाँ जी, इंटरनोड इलोंगेशन, फिर ये सिनर्जिस्टिक हो गया बोल्टिंग के जैसा, वहां अलग तरीके से हो गया, रोजिटी फीलिंग रखने वाला। हाँ, वहां शुगर केन में आ गया भाई, वहां पर भी तो इलोंगेशन करके वो गन्ने की लंबाई बढ़ा रहा है और पैदावार बढ़ा रहा है। बोल्टिंग नहीं, वो शुगर केन वाला बोल्टिंग तो वो एक रोजिटी हैबिट के लिए हो गया, लेकिन आप उसमें लिख सकते हैं इसे सिनर्जिस्टिक में उसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट, इथाइलिन आल्सो प्रोमोट्स root growth and root hair formation, thus helping the plants to increase the absorption surface। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, इथाइलिन is used to initiate flowering and for synchronizing fruit set in pineapples। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिर नीट फेवरेट है। अब यहां सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है? देखिए, बहुत सारे फ्रूट्स का मिलकर एक अकेला फ्रूट बनता है, एक कंपोजिट फ्रूट है। ठीक है जी, अब इसके अंदर अगर सब अलग अलग, कोई अध पका रह गया, कोई पका रह गया, तो मार्केट वैल्यू गई उसकी। तो इसलिए सिंक्रोनाइजेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट देखिए, इट आल्सो इन्फ्लुएंस फ्लावरिंग इन मैंगो। नेक्स्ट देखिए, सिंस इथाइलिन रेगुलेट्स सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, तो ये मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर है एग्रीकल्चर में, मोस्ट वाइडली यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड जो इथाइलिन का यूज होता है उसे कहते हैं इथेफोन। अब इसकी तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। पहला, इसका एक्वस सॉल्यूशन रेडियली एब्जॉर्ब होता है। दूसरा, आसानी से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर। और तीसरा, इथाइलिन को स्लोली रिलीज करता है। सो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड बिकम नीट फेवरेट। पहला, ट्रांसपोर्टेड इजीली। दूसरा, रेडियली एब्जॉर्ब। एंड थर्ड वन, इथाइलिन का तीसरा हो गया जी आपका ये, दैट इज रिलीज इथाइलिन वेरी स्लोली। नेक्स्ट, अब इथेफोन करता क्या है? ये तो हो गए इसके फीचर्स। करता ये है कि ये पहला, फ्रूट राइपनिंग टोमेटो और एप्पल्स में एक्सेलरेट कर देता है। ठीक है, दूसरा, एप्सिसन
फ्लावर्स और फ्रूट्स का एसेलरेट कर देता है, थिनिंग ऑफ कॉटन और चेरी और वॉलनट। और तीसरा फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर्स। अब सीधी सी बात है, यील्ड बढ़ जाएगी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हो गए। ये फिर तीनों क्या हो गए, नीट फेवरेट, क्योंकि जहां भी तीन या चार है ना, उनका तो करेक्ट इनकरेक्ट वाला या स्टेटमेंट इनकरेक्ट करेक्ट वाले बहुत बेहतरीन बन सकते हैं क्वेश्चन। एंड हॉर्टिकल्चर, वो ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज ओनली ग्रोथ इनहिबिटिंग पीजीआर। देखिए इसमें भी ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज और इनहिबिटिंग ज्यादा है, इनहिबिटिंग ज्यादा है, लेकिन ये दोनों की लिस्ट में आएगा, लेकिन ये प्योरली आपका इनहिबिटिंग लिस्ट में ही आएगा। ठीक है जी। देखिए एज मेंशन्ड अर्लियर, एब्सिसिक एसिड वाज डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डोरमेंसी। अब वर्ल्ड वाइड इफेक्ट इसका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। जनरल क्या है जी, इनहिबिटर है ये, और मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है, सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, टॉलरेंस पावर बढ़ाता है, ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी, ज्यादा साल्ट सिचुएशन, ड्राई कंडीशन, इस तरीके गुंड्स बन गए, घाव हो गए, इस तरीके की कुछ भी कंडीशंस हैं तो उसमें ये प्लांट को टॉलरेट करने की कैपेसिटी इंक्रीज करता है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। नेक्स्ट, एबीए प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डॉर्मेंसी। ठीक है, एंटागोनिस्टिक किससे हो गया, इथाइलिन से हो गया, वो ब्रेक करता है, ये प्रमोट करता है। तो एंटागोनिस्टिक हो गया यहाँ डॉर्मेंसी और डेवलपमेंट, उसके लिए किसके साथ, इथाइलिन के साथ। ठीक है जी। बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी, एबीए हेल्प सीड टू विदस्टैंड डेसिकेशन, कट जाए सीड ऊपर से तो वो बचाव के लिए। अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, इन मोस्ट सिचुएशन एबीए एक्ट्स एज एंटागोनिस्टिक टू जीए, ज्यादातर। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी, अब यहां पर देखो, ये इन्होंने जो बात हम कह रहे हैं वही आ गई। देखिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हो सकते हैं, जैसे ऑक्सिन, आपका जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एक दूसरे को सपोर्टिव हो गए। ठीक है जी। एंटागोनिस्टिक अपोजिट हो गए। इंडिविजुअलिस्टिक जो अकेले सिंगल उसी का ही काम है और कोई नहीं कर रहा, जैसे 2,4-D व्हीट फ्री लॉन्ग्स बनाने में मदद कर रहा और कोई नहीं कर रहा। ठीक है, बोल्टिंग जो है वो केवल जिब्रेलिंस कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस केवल ऑक्सिन कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस तरीके से, और सिनर्जिस्टिक साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्लियर। तो अब देखिए उसी कह रहे हैं कि देयर आर ए नंबर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ ए प्लांट वेयर मोर देन वन पीजीआर इंटरेक्ट टू अफेक्ट द इवेंट, जैसे डोरमेंसी इन सीड्स और बर्ड्स, एप्सिशन, सेनेसेंस और एपिकल डोमिनेंस। तो ये फिर नीट के लिए फेवरेट हो जाता है, क्योंकि 3-4 ऑप्शन है, और जहां 4-5 ऑप्शन है वहां से एमसीक्यू बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल मार्क कर लीजिए इसे नीट फेवरेट बनाकर। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, रिमेंबर द रोल ऑफ पीजीआर इज ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक रोल, अंदरूनी है, along the genomic control and extrinsic factor। भाई जीनोमिक कंट्रोल भी जरूरी है और एक्सट्रिंसिक फैक्टर, दे आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैनी ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर सच एज टेम्परेचर, लाइट, कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाया पीजीआर। सम ऑफ सच इवेंट्स, अब ये जितने भी हैं ये इन्होंने दे रखे हैं, लेकिन अब ये डिलीटेड हो चुके हैं, तो इनका कोई फायदा अब इनसे रिलेट करने का नहीं है। एक बार समरी देख लो, मेरे ख्याल से कुछ छोटी होगी नहीं जो हमने छोड़ी है। एंड देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर 14 की शुरुआत करते हैं। ये सब खत्म, सब कट गया। भाई एसिडिक तो यही है, केवल जिब्रेलिन।
हाँ इथा वो ऑक्सीजन हो जाएगा। हाँ ठीक है कोई दिक्कत, ठीक है एसिडिक ही होंगे। So that's all about this chapter. Let's start the next. Hmm. स्प्राउट का मतलब तो वो हो गया जो उसका हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया एक तरीके से, या उसको आप वो भी कह सकते हो। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। Okay, students, let's start the next chapter. We are going to start the animal physiology, and the first chapter, this is breathing and exchange of gases. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दैट इज इम्पॉर्टेंट वन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट दैट। देखिए जी, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो reductionist approach to study life forms resulted in increasing use of physiochemical concept एंड टेक्निक्स कि हमारे शरीर में फिजियोलॉजिकली केमिकली क्या चल रहा है, तो उसको कम से कम में, मतलब एक बड़ी छोटी से छोटी अप्रोच के साथ पढ़ना। Majority of these studies employed either surviving tissue model or straightway cell-free system. An explosive knowledge resulted in molecular biology. अब मॉलिकुलर बायोलॉजी क्या है? जिसमें हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पूरा के भाई कैसे बन रहे हैं, क्या उसका। अब molecular physiology became almost synonymous with biochemistry and biophysics.
फिजिक्स किस तरीके से, क्योंकि उनके जितने भी फंक्शनिंग हो रही है उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म्स का किस तरीके से और के साथ रोल होकर हम दोनों तरीके से देखते हैं उसको। भाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी है और चीजें भी हैं, जैसे आप उसमें देखें क्या कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, तो वहां हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बड़ी वैल्यू हो जाती है, तो इस तरीके हाँ उसमें भी। तो हाउएवर इट इज नाउ बीइंग इंक्रीजिंगली रियलाइज दैट नीदर ए प्योरली ऑर्गेनिज्मिक approach nor a purely reductionistic approach or molecular approach would reveal the truth about biological process systems. Biology makes us believe that all living phenomena are emergent properties due to interaction among components of system under study. So regulatory network of molecules, supramolecules, assemblies, cells, tissues, organism, indeed populations and कम्युनिटीज ईच क्रिएट इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। तो अब इन्हीं सब सेलुलर और मॉलिकुलर टर्म्स के बेसिस पर हम कैसे एक्सचेंज होता है, कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, लोकोमोशन कैसे होता है, ये सारा कुछ हम इस पर्टिकुलर में पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर ये देखो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो आपने सुना है वो ये अल्फेंसो कॉर्टी ने डिस्कवर किया था, इसलिए कॉर्टी हिज साइंटिफिक कैरियर स्टडीइंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स ऑफ रेप्टाइल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। लेटर ही टर्न हिज अटेंशन टू मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम। ठीक है, ही पब्लिश्ड अ पेपर डिस्क्राइबिंग अ structure located in the basilar membrane of cochlea containing hair cells that convert sound vibrations into nerve impulse एंड जिसके लिए इनको सम्मान दिया गया ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, उसी का नाम रखा गया। देखिए जी अब नेक्स्ट आता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए जी सबसे पहले देखो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं तो उनके पास या तो गिल्स हैं या लंग्स हैं, ठीक है, ये या आपका कुछ कॉकरोचेस और इसमें देखें तो ट्रैकियल सिस्टम भी है। लेकिन इसके अलावा जितने भी लोअर थे उनके पास क्या था, स्किन के थ्रू कुटेनियस रेस्पिरेशन था। तो इस तरीके से आपका चार कैटेगरी हो गई, बल्क में चार कैटेगरी हो गई। एक तो हो गया जी आपका मोस्ट प्रिमिटिव स्किन के थ्रू, उसके बाद थोड़ा सा एडवांस ट्रैकियल सिस्टम हो गया इंसेक्ट्स में, और उससे बेहतर गिल्स हो गए, और सबसे टॉप मोस्ट आपका लंग्स हो गए। तो लंग्स के थ्रू एक्सचेंज को हम ब्रीदिंग को कहते हैं पल्मोनरी, आपका गिल्स के थ्रू हम कहते हैं ब्रैकियल, ठीक है, लंग्स आपका स्किन के थ्रू कुटेनियस, ठीक है, क्लियर। तो यही सारी चीजें इसके अंदर दे रखी हैं आपको कि मॉइस्ट स्किन, कुटेनियस, गिल्स के थ्रू ब्रैकियल, और तीसरा आपका ट्रैकियल सिस्टम भी है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स का, और लंग्स के थ्रू पल्मोनरी आपका रेस्पिरेशन हो गया, पल्मोनरी। नेक्स्ट देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें तो देखिए भाई सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स ओपन हो गए नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज ओपन हो गया फेरिंग्स में, और फेरिंग्स ओपन हो गया ट्रैकिया से होते हुए आपका ब्रोंकी में आ गया। अब यहां से इसको हम तो दिस इज ब्रोंकी, ब्रोंकी फिर जाकर बाइफरकेट हो जाएगी लेफ्ट ब्रोंकी और राइट ब्रोंकी, ठीक है। अब इस ब्रोंकी से जैसे ही लंग्स में एंटर होगी और ब्रांचेस निकलेंगे, डायामीटर छोटा होता चला जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकियोल। ये प्राइमरी ब्रोंकियोल फिर और छोटे डायमीटर में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज सेकेंडरी ब्रोंकियोल। सेकेंडरी ब्रोंकियोल फिर और छोटे में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज टर्शरी ब्रोंकियोल। टर्शरी ब्रोंकियोल फिर और छोटे में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज टर्मिनल ब्रोंकियोल।
और टर्मिनल ब्रोंकियोल से आपके निकलेंगे एल्वियोलर डक्ट, सॉरी, हाँ, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, और इन एल्वियोलर डक्ट से निकलेंगे बलून लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर डक्ट प्लस एल्वियोलर सैक total is named as alveoli, that are the structural and functional unit of lungs. ठीक है, ब्रोंकियोल, ब्रोंकी के पार्ट्स बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, ये जितना भी आप देख रहे हैं, दैट इज इन लंग्स, ये पूरा लंग है आपका, ये लंग के अंदर ये डिवीजन है पूरा। ठीक है जी, अब इस बेसिस पर हमारे पास पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट में बढ़ जाएगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लिखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पहला है आपका कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा एक्सचेंजिंग पार्ट। पहला कंडक्टिंग पार्ट, दूसरा एक्सचेंजिंग पार्ट, दो पार्ट में ये आपका डिवाइड हो जाएगा, कंडक्टिंग पार्ट, एक्सचेंजिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का काम है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड CO2, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड CO2। एक्सचेंजिंग पार्ट का काम है एक्सचेंज O2 एंड CO2 बाय डिफ्यूजन, एक्सचेंज O2 एंड CO2 बाय डिफ्यूजन। अब कंडक्टिंग पार्ट किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है, उसमें चार मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए जी, पहला तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट में भी और चीज, दैट ह्यूमिडिफाइज द एयर, जो भी हमारे शरीर में एयर जा रही है उसमें पसेव ऐड करता है, मॉइस्चर ऐड करता है, ह्यूमिडिफाइज करता है उसको। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, कोई भी अगर अनवांटेड पार्टिकल एयर के साथ एंटर हो रहा है तो वो म्यूकस के साथ ट्रैप कर लिया जाएगा या स्नीजिंग के थ्रू बाहर निकल दिया जाएगा। तो सीलिया और म्यूकस का जबरदस्त रोल है यहां पर। ठीक है जी, एंड आल्सो मेंटेन द टेम्परेचर। अब इतनी गर्मी हो रही है बाहर, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है शरीर से, तो उसको वापस 37 डिग्री सेल्सियस पर लाना, और ठंड है तो वापस उसको 37 पर लाना। तो ये काम सारा इसका हो गया। अब इसमें ट्रैकिया से लेकर और टर्मिनल ब्रोंकियोल तक इनमें सी शेप्ड कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं। ठीक है, जो उसको इस तरीके से, जैसे ये आपका ट्रैकिया है तो ये ऐसे जकड़े रखते हैं, आगे आगे, पीछे नहीं होते, पूरे छल्ले नहीं है, आगे इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स होते हैं ये। ठीक है, और इनका काम क्या है, ना तो ये कोलैप्स होने देते और ना ही फैलने देते। ठीक है, तो दीज प्रिवेंट बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। ठीक है, ना तो डायमीटर कम होगा ना डायमीटर ज्यादा होगा, दैट रिमेन कांस्टेंट इंटैक्ट। जी नहीं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, क्लियर, क्लियर। और एक्सचेंज, अब एक्सचेंज की जो साइट है, एक्सचेंज की दो साइट होती हैं, एक प्राइमरी साइट और एक सेकेंडरी साइट। ठीक है, साइट ऑफ एक्सचेंज, साइट फॉर एक्सचेंज, दूसरा डालिए अब हेडिंग, साइट फॉर एक्सचेंज। अब साइट फॉर एक्सचेंज दो है, प्राइमरी साइट, सेकेंडरी साइट। प्राइमरी साइट है आपका एल्वियोली और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, प्राइमरी साइट हो गई एल्वियोली और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, और सेकेंडरी साइट हो गई आपका टिश्यू और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, टिश्यूज और ब्लड कैपिलरीज के बीच में।
ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, एल्वियोली से ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन जाएगी और ब्लड कैपिलरीज से CO2 एल्वियोली में आएगी। एल्वियोली से ब्लड कैपिलरीज में O2 और ब्लड कैपिलरीज से एल्वियोली में CO2। ऐसे ही टिश्यू आपका ब्लड कैपिलरीज से टिश्यूज में O2 और टिश्यू से ब्लड कैपिलरीज में CO2। ठीक है जी। तो ये एक्सचेंज हो गया दो बेसिस पर, प्राइमरी साइट पर और सेकेंडरी साइट पर। अब दूसरा देखिए, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट आता है लंग्स की। देखिए दिया, अब यहां पर दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो साउंड बॉक्स, एडम्स एप्पल, उसे ध्यान रखिएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्वेलोइंग में, स्वेलोइंग में क्या होता है, जब हम खाना निगल रहे होते हैं तब उस टाइम पर एपिग्लॉटिस जो होता है वो आपका विंड पाइप को, विंड पाइप की ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, उसको क्लोज कर लेता है ताकि खाना पीना जो भी लिक्विड है वो फूड पाइप में एंटर हो जाए। अब इस वक्त हम जब भी कुछ भी खा पी नहीं रहे हैं उस वक्त फूड पाइप बंद रहता है। जैसे ही हम कुछ खाएंगे पिएंगे तो तुरंत ये विंड पाइप को बंद कर देगा, फूड पाइप खोल देगा। सो दैट इज मैकेनिज्म ऑफ स्वेलोइंग, जो ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये ट्रैकिया वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। ठीक है, और ये कहां पर बाइफरकेट कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। उसके बाद फिर सेकेंडरी, टर्शरी, टर्मिनल, इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स हो गए। उसके बाद इसमें हाँ देखिए ये रहा, ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन रेगुलर वाल्ड वेस्कुलराइज बैग लाइक। अब ये 3 पॉइंट हो गए, इसलिए एमसीक्यू के लिए बेहतर आइटम हो गया ये। वेरी थिन, इरेगुलर वाल्ड और वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, और जिनको हम क्या नाम देते हैं, एल्वियोली। ठीक है जी। ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोली, टोटल कंप्राइजिंग लंग। ठीक है, अब ये फिर 3 पॉइंट हो गए। फिर नीट के लिए फेवरेट हो गया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली। ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास 2 लंग है और दोनों में ही आपका दोनों ही डबल लेयर्ड है, जिनको मेम्ब्रेन्स को प्लूरा कहते हैं। इनके बीच में जो कैविटी होती है उसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, एंड दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। अब ये फिर बड़ा इंपॉर्टेंट, जो आउटर प्लूरा होती है वो थोरेसिक चैम्बर के कांटेक्ट में होती है, और जो इनर प्लूरा होती है वो लंग सरफेस के कांटेक्ट में होती है। ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटर प्लूरा इज इन कांटेक्ट ऑफ थोरेसिक कैविटी आपका, ठीक है, और जो इनर प्लूरल है दैट इज लंग्स। ठीक है, बाकी मैंने आपको सारा बता ही दिया है ये। नेक्स्ट, लंग्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 तरीके से लंग्स प्रोटेक्टेड है। डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम, लेटरली रिब्स, और एट बेस डायफ्राम। तो इस तरीके से ये एक बिल्कुल पिंजड़ा हो गया अब ये, इसीलिए इसको थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी कहलाता है। अब इसका फायदा क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए इसका सिग्निफिकेंस ये है, देखिए यहां से एनाटॉमिकल सेटअप, anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lung. thoracic cavity बढ़ेगा घटेगा तो उसके रेफरेंस में लंग्स को फैलने या सिकुड़ने की जगह मिलेगी। लंग डायरेक्टली फैल और सिकुड़ नहीं सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसीलिए कभी भी रिप्स में डैमेज हो जाए तो सांस लेने में इसीलिए तकलीफ होती है। ठीक है,
क्योंकि रिब्स का बाहर जाना या अंदर आने वाला एक्शन कमजोर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, सेम एमसीक्यू है एक। ठीक है, क्लियर। अब ये सिंपल, आपको सिंपल 5 स्टेप्स दे रखे हैं। देखो एक चीज और, ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। जो जहां ब्रीदिंग लिखा हुआ है उसको हेडिंग के साथ पल्मोनरी वेंटिलेशन और लिख लें, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजें ही बोर्ड, ये नीट जो है यही काम करता है, जिसको कहते हैं हम वर्ड प्ले। ठीक है जी, तो O2 CO2 इन एंड आउट, दैट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन और ब्रीदिंग। अब एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू ये डिफ्यूजन हो गया, फिर ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा भाई, एल्वियोली से ब्लड में जाए, ब्लड से होते हुए टिश्यूज तक पहुंचेगा, और टिश्यूज से वापस ब्लड से होते हुए एल्वियोली तक आएगा। अब इसमें भी फिर वही ब्लड और टिश्यू के बेसिस पर O2 CO2 का एक्सचेंज हो गया, एंड फाइनली जो O2 है वो यूटिलाइज की टिश्यूज ने, उसके बदले में CO2 वापस दे। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी ब्रीदिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए 2 स्टेजेस में होता है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। इसको पैरेलल डिफरेंस फॉर्म में लिखते हुए चलना, दैट बिकम्स इजी। अब उससे पहले उसके मेन क्राइटेरिया को समझते हैं। ठीक है, डिफरेंस फॉर्म में लिखने से पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जो कुछ भी है ये एक प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस इन प्रेशर, और किसके डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लंग प्रेशर। अब लंग के प्रेशर को हम कहते हैं, प्रेशर इनसाइड लंग्स इज नेम्ड एज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, प्रेशर इनसाइड लंग इज नेम्ड एज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है जी, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज नेगेटिव, दैट मीन्स लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी, और जो एक्सपायरेशन में उसमें उल्टा होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज पॉजिटिव देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी, अब ये मेंटेनेंस कौन करता है, इस इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हायर है लोअर है, ये कैसे मेंटेन होता है, ये मेंटेन होता है डायाफ्राम से और स्पेशलाइज्ड सेट्स ऑफ मसल्स को, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है जी, बिटवीन द रिब्स। ठीक है, और जो कि इस ग्रेडियंट को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। तो हमारी मुद्दे की बात हुई 3, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है, डिफरेंस इन प्रेशर between atmospheric pressure and lung pressure. Lung pressure is intrapulmonary pressure. Intrapulmonary pressure is negative in case of inspiration, positive in case of expiration. उसके बाद इस ग्रेडियंट को मेंटेन कौन करता है, 2 चीजें, डायाफ्राम एंड इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स बिटवीन रिब्स। ठीक है, अब इंस्पायरेशन देखिए, इंस्पायरेशन में क्या होगा, डायफ्राम मूव डाउनवर्ड्स और रिब्स मूव आउटवर्ड्स। अब देखिए ये जरा जो टेक्निकल टर्म्स है ना, इन्हें दिमाग में रखना है अच्छे तरीके से। देखो डायफ्राम नीचे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक तो रिलैक्स नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। डायफ्राम डाउनवर्ड जाएगा इंस्पायरेशन में तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और जिसकी वजह से डायाफ्राम के नीचे जाने की वजह से एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस की तरफ सरफेस एरिया बढ़ेगा, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, तो क्या होगा, रिब्स लिफ्ट अप, बाहर की तरफ चलेगी, तो इससे क्या होगा, आपका स्टर्नम कॉजिंग एंड इंक्रीजिंग वॉल्यूम, किधर, डॉर्सो वेंट्रल। ठीक है, डॉर्सो वेंट्रल मतलब ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे। ये पोस्टीरियर लेटरल तो डायफ्राम ने कर दिया इधर की तरफ से, और ऐसे आगे और पीछे से बाहर की तरफ निकालेगा कौन, हाँ मतलब इस तरीके से, और आगे रिब्स का भी मूवमेंट इसके साथ होगा
और साथ के साथ फ्रंट और बैक मूवमेंट भी होगा। वो हो गया डॉर्सो वेंट्रल। ठीक है जी। अब जिससे ओवरऑल इंक्रीज हो गया सरफेस एरिया, और क्या हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ गया, बॉयल्स लॉ के हिसाब से प्रेशर कम हो जाएगा, एंड एयर गेट्स इन, एयर ड्रैग इन। अब उल्टा खेल खेल दो एक्सपायरेशन के लिए, सेम उल्टा, अपोजिट वर्ड्स यूज करने। कॉन्ट्रैक्ट की जगह रिलैक्सेशन, एक्सटर्नल की जगह इंटरकोस्टल की जगह इंटरनल इंटरकोस्टल हो जाएंगी उसमें रोल उनका। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे उसे। ठीक है जी, क्लियर? ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब हम अपनी ब्रीदिंग स्ट्रेंथ को एब्डोमिनल मसल्स की साथ इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे अब डीप ब्रीदिंग हम योगा में करते हैं, सांस लिया हमने तो पेट की मसल्स का ही यूज करके हम अपनी ब्रीदिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को इंक्रीज करते हैं। तो यहां पर ये वही बात कह रहे हैं कि वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स ऑफ एब्डामन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एवरेज टाइम है हमारा 12 से 16 बार। जैसे अब हम बैठे हैं, नॉर्मल अपना वर्किंग कर रहे हैं तो 12 से 16 बार, भागा दौड़ी करना शुरू कर देंगे, जीना उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो 16 से 18 बार, सो रहे हैं तो 10 से 12 बार। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये ऑटोमेटिकली वो मेंटेन होगा, रेगुलेट होगा। ठीक है, क्लियर? और लास्ट में ये एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट दे रखा है, स्पायरोमीटर। ये क्लिनिकल असेसमेंट देता है पल्मोनरी फंक्शंस की, कि भाई हमारी इंटरकोस्टल और मतलब सभी तरीके की कोस्टल मसल्स बढ़िया तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, डायाफ्राम सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो बहुत सारे हमें एनालिसिस इस बेसिस पर मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से हमने इसका ब्रीदिंग तक का कंप्लीट कर लिया। बाकी हिस्सा इसका कल कंप्लीट करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट चैप्टर को उसके साथ जोड़कर स्टार्ट करेंगे। तो मोस्ट कॉमनली मेरा पूरा दिमाग ये कहता है कि इस आने वाले वीक में हम ये एनिमल फिजियोलॉजी भी कंप्लीट हर हालत में करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब हमारे पास कोई और एक्स्ट्रा टाइम नहीं। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए। और हाँ, मैंने जो अभी बात बताई थी उसको ध्यान रखें कि कल से अब लेक्चर पेड हो रहे हैं, तो अपने इस वैल्यूएबल लेक्चर्स को लेने के लिए पेमेंट करिए, आपका पेमेंट करके एक्सेस करिए और इन लेक्चर्स को देखकर उसका फायदा उठाइए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि कल से आपको सारे लेक्चर्स पेड हैं, इनके लिए आपको एक अमाउंट खर्च करना होगा और उसी के बेसिस पर आप सभी लेक्चर्स का फायदा उठा सकते हैं। तो कल मिलते हैं और आगे के चैप्टर को कंप्लीट करके आपके नीट के रास्ते को